हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी पीसीएस अपर के लिए ऑप्शनल की जगह पर दो नए पेपर ऐड किए हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 5 और 6। इसके लिए नया सिलेबस डिक्लेयर किया गया है और ये जो नया सिलेबस डिक्लेयर किया गया है ये पूरी तरह यूपी स्पेशल के ऊपर बेस्ड है। हम इस सिलेबस को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, जीएस पेपर 5 में पहला यूनिट है, सिलेबस की जो पहली यूनिट है वो है यूपी का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, उत्तर प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति। दूसरा है यूपी की पॉलिटी। तीसरा पार्ट है इस सिलेबस का यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज इन यूपी। चौथा पार्ट है इसका यूपी के सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, सामाजिक मुद्दे। और पांचवा पार्ट है यूपी में जो करंट इश्यूज हैं, यानी यूपी में जो स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, उनसे रिलेटेड जो लेटेस्ट कवरेज है। तो अगर इसको हम और ज़्यादा माइक्रो एनालाइज करें इस सिलेबस को, तो जो पहली यूनिट है यूपी का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, इसमें देखिए पूरी एंशंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है यूपी की, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री है, प्लस आर्ट एंड कल्चर है, प्लस आर्किटेक्चर है, वास्तुकला, प्लस म्यूजियम्स, संग्रहालय, प्लस आर्काइव्स यानी अभिलेखागार, सब इसी के अंदर है। इसी में फ्रीडम स्ट्रगल में यूपी का कंट्रीब्यूशन, यूपी का योगदान, इसमें इसके अलावा यूपी के जो फेमस स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो भी इसी के अंदर आएंगे। और इसी में यूपी में जो ग्रामीण और शहरी जो मुद्दे हैं, जो यूपी का सोशल स्ट्रक्चर है यूपी के, जिसमें फेमस फेस्टिवल्स हैं, मेले हैं, लोक नृत्य यानी फोक डांसेस हैं, लैंग्वेजेस हैं, यूपी की बोलियां हैं, यूपी के सोशल कस्टम्स हैं, पर्यटन है यूपी का, ये सारी चीज़ें हम यूपी के इस यूनिट 1 के हिस्ट्री कल्चर की इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। फिर एनालाइज करते हैं यूपी के जीएस 5 के सिलेबस के पॉलिटी वाले पार्ट को। देखो, इसमें यूपी का हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो लगभग हमारे फेडरल लेवल के इक्वलेंट है। फिर यूपी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं प्लस स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो सब पढ़ने हैं। इसके अलावा इसमें यूपी की जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, यानी जो विधायी अवस्था है यूपी की, इसके अलावा यूपी की जो स्थानीय सरकार है, जो लोकल गवर्नेंस है, वो इसमें शामिल है, और प्लस यूपी के सिक्योरिटी इश्यूज। और इसके अलावा इसी में यूपी में भूमि सुधार और यूपी में पॉलिटी के जो डिफरेंट जो विषय हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तीसरी यूनिट है, देखो, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। देखो, इसमें जो टेररिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है यानी उग्रवाद, इसका विकास, इसका प्रसार, इसके बीच के संबंध को हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो चैलेंजेस हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए, उसको स्टडी करना है। यूपी में साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक लॉज है वो क्या है, ब्लैक मनी को, काले धन को रोकने के लिए कौन कौन से कदम है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा डिफरेंट जो सुरक्षा बल हैं यूपी के, ये पढ़ने हैं। और यूपी के जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर सिक्योरिटी की क्या चुनौतियां हैं, उनको कैसे संभाला जाएगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का उनसे क्या रिलेशन है, एटसेट्रा। और इसी की तरह हम यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिविल राइट्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे इसी के तहत। चौथी यूनिट है हमारी यूपी के सामाजिक आर्थिक मुद्दे, जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। इसमें हम यूपी में हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।
इसी में हम यूपी में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको डिस्कस करेंगे, यानी शिक्षा प्रणाली कैसे यूपी में, जो मिशंस हैं, सेंट्रल स्कीम्स हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम पढ़ेंगे, एनजीओज हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूपी में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, यूपी में इंडिया के डेवलपमेंट में यूपी का क्या रोल है, क्या योगदान है, और उत्तर प्रदेश में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें कौन कौन से इनोवेटिव स्टेप्स, नए कदम उठे हैं, और यूपी के समाज में रोजगार पर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उनका क्या प्रभाव हुआ है। और लास्ट में जो करंट इवेंट्स हैं, जो यूपी के पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स हैं, जो घटनाक्रम है यूपी का सामाजिक आर्थिक जो घटनाक्रम चल रहा है, जो डिफरेंट योजनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूनिट 2 से। हम पहले यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, और लास्ट में यूनिट 1 और फिर यूपी का पिछले 2 साल का जो करंट इवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम कुछ मॉडल क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस करेंगे ताकि मेंस का पूरा कंटेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाए। तो शुरुआत करते हैं यूपी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से, यूपी के संवैधानिक व्यवस्था से। देखो, फिलहाल जो उत्तर प्रदेश है, इस यूपी पर अवध के नवाबों का कंट्रोल था। जो अवध के नवाब थे वो इस पर शासन करते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शुरुआती दिन थे तब ये बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था। 1936 में ये एरिया उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाने लगा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, और इसका हेडक्वार्टर था आगरा। जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध में अपना डोमिनेशन, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब यह कंपनी का हिस्सा बन गया, और 1857 से 1858 में ये दिल्ली के अधीन आ गया, और उत्तर पश्चिमी सीमा से बाहर रहते हुए इसका हेडक्वार्टर आ गया इलाहाबाद। 1870 में मर्ज करके इस एरिया का नाम रखा गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। 1902 में यह नाम फिर चेंज हुआ और फिर इसका नाम किया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यानी अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत। 1921 में इसको गवर्नर्स प्रोविंस डिक्लेयर किया गया, यानी गवर्नर का प्रांत, और इसकी राजधानी इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ ले आई गई। 1937 में इस प्रांत का शॉर्ट नेम कर दिया गया संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने एक ऑर्डर पास करके इस यूनाइटेड प्रोविंस को, यानी संयुक्त प्रांत को, नाम दिया उत्तर प्रदेश, और तब से यह उत्तर प्रदेश ही कहलाता है, यूपी कहलाता है। यूपी की सरकार, देखो, इंडिया की पॉलिटिक्स की सबसे ज्यादा प्रभावशाली सरकार है, क्योंकि यह भारत की संसद में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज यहां से जाते हैं। आप जानते हो, और यह कहा भी जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है उसका रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है, क्योंकि 80 सांसद उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जाते हैं। आर्टिकल 153 के तहत आप जानते ही हो कि हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, तो यूपी में भी एक गवर्नर है, और यूपी में 2 सदनों का, यानी 2 हाउसेस का एक लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, यानी एक विधानसभा, और दूसरे विधान परिषद। यूपी का जो राजभवन है, इसका पहले नाम था कोठी राजभक्ष, यानी जहां गवर्नर साहब रहते हैं। इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन जनरल क्लॉड मार्टिन ने तैयार किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। 1857 की जो स्वाधीनता की लड़ाई थी, उसमें घायल हो गए थे मेजर हडसन, और मेजर हडसन जब घायल हो गए तो इसी कोठी हयात बख्श में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। 1873 में सर जॉर्ज कूपर के निर्देशन में
इस कोठी हयात बख्श के साथ एक बगीचा बनवाया गया, कई फव्वारे इसमें निर्मित किए गए और आजाद भारत में इस भवन को नाम दे दिया गया राजभवन, जहां पर अब गवर्नर का निवास है। यूपी के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं, यानी गवर्नर इन दोनों को अपॉइंट करते हैं। और यूपी की जो पहली गवर्नर थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही। यूपी में आप जानते ही हो कि एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और पॉलिटी में आप जानते ही हो कि हर स्टेट के लिए एक विधानसभा होगी, एक विधानमंडल होगा, जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 168 से 212 के तहत किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में यह द्विसदनात्मक यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम यूपी में लाया गया था। यूपी में जो वर्तमान में एमएलएस की संख्या है वो 403 है और यूपी की विधानसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससीज के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। और यूपी की जो विधानसभा है इसका गठन 8 मार्च 1952 को किया गया था। 8 मार्च 1952 को यह विधानसभा अस्तित्व में आई और यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित गोविंद वल्लभ पंत, और फिलहाल मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, जो मार्च 2017 से वर्तमान तक लगातार चले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला यूपी का प्रयागराज है, जहां पर 12 सीटें हैं, और सबसे कम एमएलए वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, चित्रकूट है और महोबा है, जहां से 2-2 सीटें हैं। जो विधानसभा है यानी काउंसिल हाउस है, इसकी बुनियाद 1922 में रखी गई थी तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर। देखिए, विधानसभा की बुनियाद मैं फिर रिपीट करूंगा, 15 दिसंबर 1922 को द देन गवर्नर, उस समय के गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर के द्वारा रखी गई थी और 21 फरवरी 1928 का इसका उद्घाटन भी किया गया था। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कलकत्ता की एक कंपनी ने किया था जिसका नाम था मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी, और विधान परिषद की बैठकों और इसके ऑफिस के जो चैम्बर्स हैं उनका निर्माण 1937 में एक आर्किटेक्ट थे मार्टिमर, उनके लीडरशिप में हुआ, उनके डायरेक्शन में हुआ। लोकसभा में यूपी की 80 सीटें हैं, देश में सबसे ज्यादा हैं, और इन 80 सीटों में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। देखिए, लोकसभा में यूपी से एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, जबकि एससी कम्युनिटी के लिए यूपी से 17 सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं, जबकि एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। अगर हम यूपी की विधानसभा का जो सिस्टम है, जो सदन की व्यवस्था है, हम उसको देखें तो ये सेम ऐसा ही है जैसे संसद। अगर इसकी कमेटियों को देखें तो बहुत सारी कमेटियां इस विधानसभा में काम करती हैं, जैसे विधेयक से संबंधित कमेटी है प्रवर समिति, इसी तरह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी, प्रत्योजन विधान समिति, इसी तरह प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसी तरह कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सारी कमेटियां लगभग उसी सिद्धांत और उसी पैटर्न पर काम करते हैं जैसे कि संसद में कमेटियां काम करती हैं। उत्तर प्रदेश में बाकी प्रदेशों की तुलना में सबसे पहले इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया कि जो लोक लेखा समिति होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से होगा, यानी उसको अपोजिशन पार्टी से निर्वाचित किया जाएगा। और यूपी में यह परंपरा 1948 से चली आ रही है। और आप जानते हो कि सेंटर में भी जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है, लेकिन
लोकसभा में इस रूल को 1967 के बाद शुरू किया गया, जबकि यूपी में 1948 से परंपरा चली आ रही है। इस तरह यूपी पहला स्टेट था जहां यह तय किया गया कि जो लोक लेखा समिति होगी उसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होगा। कुछ स्पेशल कमेटियां हैं यूपी के विधानसभा में, जैसे आश्वासन समिति, कमेटी ऑन एश्योरेंसेस, इसमें एश्योरेंसेस की जांच होती है। और विशेषाधिकार की अवहेलना का जो प्रश्न है, उसका प्रश्न उठाए जाने पर जो प्रिविलेज कमेटी है वो उसको देखती है। इसी तरह एक याचिका समिति है, पिटीशन कमेटी, ये उन पिटीशंस पर विचार करती है जो समय समय पर जनता सदन को बताती है। सदन की एक और कमेटी, हाउस कमेटी, जो एमएलएस के आवास, उनके रेजिडेंस, उनके खाने की व्यवस्था, सुख सुविधाएं, उस पर विचार करती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कमेटी है परामर्शदात्री समिति यानी एडवाइजरी कमेटी, जो सदन के सामने आने वाले जो काम है, यानी सदन जिन कामों से निपटना चाहता है उसको कितना समय दिया जाए, यानी टाइम को रेगुलेट करती है, टाइम को कंट्रोल करती है। उत्तर प्रदेश को एक पार्लियामेंट्री स्टडी कमेटी बनाने का क्रेडिट भी जाता है, संसदीय समिति बनाने का श्रेय भी जाता है। यह संसदीय मामलों की स्टडी करके उन पर अपने सुझाव देती है, और इसने जो एमएलएज हैं उनके प्रिविलेजेस यानी उनके विशेषाधिकार, और गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस लाने का जो अधिकार है, अध्यादेश लाने का, और सदन की जो फाइनेंशियल और जो बाकी कमेटियां हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको शामिल करके, और कमेटी की जो अपनी कार्य प्रणाली है उसके संबंध में ये सारे अधिकार इस कमेटी को है। एससी और एसटी से रिलेटेड जो वेलफेयर के काम है, जो कल्याण के काम है, उनकी देखभाल के लिए एक नई कमेटी भी बनाई गई है। देखो, सदन का जो काम है वो मेनली ये कमेटियां ही करती हैं, और इन कमेटियों के अलावा यूपी में मंत्रियों को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए 27 स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, 27 स्थायी समितियां भी हैं। अब बात करेंगे यूपी की विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। देखो, 1937 से यूपी में 2 सदनों का विधानमंडल है। उच्च सदन यानी अपर हाउस, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और उसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं। और ये परमानेंट हाउस है, इसका मेंबर 6 साल के लिए इलेक्ट होता है या नॉमिनेटेड होता है। कुल विधान परिषद के सदस्यों के 1/3 सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य लोकल बॉडीज से यानी नगर पालिकाओं से, पंचायतों से, 1/12 मेंबर जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, और 1/12 मेंबर यूनिवर्सिटी के जो 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, और शेष मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करता है। इस तरह विधान परिषद का गठन होता है। विधान परिषद के मेंबर्स की कुल संख्या यूपी में 100 यानी 100 एमएलसी हैं। पहले 108 होते थे, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद वो 8 मेंबर समाप्त कर दिए गए, तो अभी 100 ही हैं। इसमें से 38 मेंबर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, 26 लोकल बॉडीज से आते हैं, 8 टीचर से आते हैं, 8 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, और 8 जो हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यूपी के अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना। यूपी विधान परिषद के जो पहले सभापति थे, जो पहले चेयरमैन थे, वो थे श्री चंद्रभान, और वर्तमान में है श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। यूपी में एक इंपॉर्टेंट एक्ट के तहत जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए एक ऑफिस बनाया गया है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को यानी नेता प्रतिपक्ष को मंत्री के एक कैबिनेट मंत्री के बराबर के अधिकार दिए गए हैं। और ये जो एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट ने सदन में जो मान्यता प्राप्त विपक्षी दल है, सबसे ज्यादा संख्या वाला जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा उसको ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में माना जाएगा। लेकिन शर्त यह होगी कि ऐसी पार्टी के मेंबर्स की संख्या कोरम की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी मिनिमम टोटल मेंबरशिप के 1/10 एमएलए उस पार्टी के पास हो, और विपक्ष में सबसे ज्यादा संख्या भी उसी के पास हो, तभी उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा दिया जाएगा। लखनऊ में एक प्रॉपर सचिवालय है जिसका मुखिया होता है चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। यह सचिव
इसके अलावा बाकी और सेक्रेटरी होते हैं। हर सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेक्रेटरीज की मदद के लिए कुछ स्पेशल सेक्रेटरीज होते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है, यानी विशेष सचिव होगा, उसके नीचे संयुक्त सचिव होगा, फिर उसके अंडर में उप सचिव होगा, फिर उसके अंडर में अनुसचिव होता है, और फिर अन्य ऑफिसर्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। सचिवालय के ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहते हैं, और जितने भी आदेश आते हैं वो सारे गवर्नर के नाम से आते हैं। देखो, सरकार का काम, इनकी जो लैंग्वेज है यूपी के शासन व्यवस्था की, वो हिंदी है और लिपि जिसकी देवनागरी है। यूपी को मंडल और जिलों में बांटा गया है, यानी यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में 18 मंडल है, कर्मचारियों से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल मैटर्स है, लॉ एंड ऑर्डर के मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामले हैं, टैक्स की वसूली से रिलेटेड मामले हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित मामले हैं, और सामाजिक सेवा से संबंधित विभाग है, जनता के इस्तेमाल में आने वाली सर्विसेज हैं। देखो, जो सेक्रेटरीट है और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है मंडलायुक्त की, जो अपने मंडल में शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, राजस्व की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, हर तरह के मामलों के लिए उत्तरदायी है। मंडलायुक्त यानी कमिश्नर का काम होता है डीएम के कामों को देखभाल करना, प्लानिंग के कामों की देखभाल करना, विकास के काम की देखभाल करना। और इस समय जैसा हमने डिस्कस किया कि 18 कमिश्नरी हैं और 18 कमिश्नर्स हैं, और हर कमिश्नरी में कुछ जिले हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, और जो डीएम है उसे उत्तर प्रदेश में डीएम ही कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, इसको कलेक्टर भी कह देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे जिले के प्रशासन का सेंटर है, धुरी है पूरे जिले के प्रशासन की, वो अपने जिले में लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से, और उसको डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, उसको यानी उसको रेवेन्यू के राइट्स हैं, राजस्व के पूरे रिकॉर्ड हैं, उसको सुरक्षित रखने का उसको अधिकार है, भूमि सुधार का, लैंड रिफॉर्म्स का, प्लानिंग का, डेवलपमेंट का, ये सबको देखना उसकी जिम्मेदारी है। और प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखकर पूरे जिले को तहसीलों में बांटा गया है, तहसील को विकास खंड यानी ब्लॉक्स में बांटा गया है, और ब्लॉक के नीचे गांव में उसका विभाजन किया गया है। होप के यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं कि केंद्र सरकार का नाम तो कहीं भी नहीं है, हर जगह केवल संघ सरकार का नाम आया है, लेकिन फिर भी आम बोलचाल में व्यवहारिक रूप में केंद्र सरकार का ही नाम चलता है, अक्सर लिया जाता है। तो उसका कारण यह है कि इंडियन फेडरलिज्म में केंद्र की तरफ शक्ति को झुकाव ज्यादा है, इसलिए उसका नाम ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर ले लेते हैं। इंडिया में यूनियन और स्टेट्स के बीच जो रिलेशन है उनको 3 रूप में बांटा गया है, विधायी रूप में, लेजिस्लेटिव रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में और वित्तीय रूप में। लेकिन जो जुडिशियल मामले हैं, जो न्यायिक मामले हैं, इनको अलग रखा गया है। इसकी वजह यह है कि जो न्यायपालिका है यानी जुडिशरी है, उसका शक्ति का विभाजन नहीं किया गया राज्यों के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में पार्ट 245 से 255 तक ये कुछ अधिकार इस तरह से लेजिस्लेटिव अधिकार दिए गए हैं। लिस्ट दी गई हैं 3, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जैसे यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246(1) में दी गई है, इसमें लगभग 97 प्लस सब्जेक्ट है, जैसे भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, एटॉमिक पावर, विदेशी संबंध, राजनीतिक संधियां, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, रिजर्व बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन डेट, बैंकिंग, बीमा, ये सब इसके तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन करना, सेंट्रल सर्विसेज, सेंसस जनगणना, इनकम टैक्स एटसेट्रा। दूसरी तरफ जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची, वो आर्टिकल 246 क्लॉज 3 में है, जिसमें 66 प्लस लगभग सब्जेक्ट है, जिसमें लोकल गवर्नेंस है, जेल है,
वाणिज्य कॉमर्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर है, एजुकेशन इसी में है, सैनिटेशन है, पशुपालन है यानी एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर है, सिंचाई है, भूमि कर है, ग्राम सुधार है, हॉस्पिटल्स है, पुलिस वगैरह, वो सब स्टेट लिस्ट में आएंगे आर्टिकल 246 क्लॉज 3 में। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का वर्णन आर्टिकल 246 क्लॉज 2 में है। इसमें आता है जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नजरबंदी, मैरिज सेपरेशन, ठेके, साझेदारी, फौजदारी कानून, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी, कारखाने, बेरोजगारी, बिजली एटसेट्रा। और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो आर्टिकल 248 में आते हैं, रेजिडुअरी पावर्स। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। देखो, जो विधानमंडल है वो अपनी कानून बनाने की शक्ति समय अभाव के कारण कई बार कुछ बॉडीज को सौंप देती है और इसी को कहते हैं प्रत्यायोजित विधायन। यानी जिनको पावर दी जाती है कानून बनाने की, तो काम के बोझ के कारण किए गए इस काम को प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। दिल्ली लॉ एक्ट 1948 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि भारत की लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट अपनी इंपॉर्टेंट पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती, यानी जो उसकी लॉ बनाने की जो बुनियादी उसकी शक्ति है वो उसको डेलीगेट नहीं कर सकती, ये बात कही थी। तो इस प्रकार से हमने यूपी के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश की और हमने इस एक यूनिट को गहराई से समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट करेंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अधिकार हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप इस लेक्चर सीरीज को देखते रहिए। हम यूपी से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर राइटिंग भी करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर दिस सेशन। थैंक यू।